नमस्कार, राम राम, जय हिंद प्यारे साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, सो दैट आपको। फ्रेंड्स, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की डेली क्लासेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। इंडियन पॉलिटी की जो अपनी क्लास है वो चल रही है, उसका भी हम क्लास लेंगे। आज से इंडियन ज्योग्राफी भी साथ में एक एक क्लास करेंगे। क्लास का ड्यूरेशन दोस्तों मैक्सिमम 25 मिनट रहेगा। 20 से 25 मिनट की एक क्लास रहेगी, ठीक है। और एक टॉपिक का पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जो स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि अभी कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं तैयारी शुरू करूँगा, तो ये दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। इसका कारण है कि अगर आप नोटिफिकेशन आएगा और तैयारी शुरू करेंगे, तब तक जो अब तैयारी में लगे हुए हैं वो आपसे दौड़ में आगे निकल जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब अभी से आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई कीजिए। अगर आपका कैलिबर है तो कीजिए, अदरवाइज़ आप अपनी पढ़ाई, सबसे ज़रूरी जो है पढ़ाई के अंदर वो क्या है दोस्तों, कंटिन्यूशन। आपका जो लगातार है वो क्रम जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि एक बार आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे तो फिर आप दूर ही होते जाएंगे। तो आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए। हाँ, जब नोटिफिकेशन आ जाए और जब एग्ज़ाम का पीरियड पास में जितना आता रहता है उस टाइम अपना ड्यूरेशन बढ़ाइए, आप अपना सीटिंग इंक्रीज़ कीजिए। तो पढ़ाई में कंटिन्यूशन ज़रूरी है। तो आज से हम दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये क्लास जो है ऑलमोस्ट आपके सारे राजस्थान, सारे यूपीएससी, सारे जो भी अदर स्टेट के पीसीएस है, बीपीएससी ले लो आप, चाहे एमपीपीएस पीसीएस ले लो, यूपी पीसीएस ले लो, एसएससी, सीजीएल, सब के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे। पहले ज्योग्राफी पे चले, इससे पहले बात करेंगे, एक वर्ड काफ़ी सुनने को मिलेगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये होती क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय क्या है। उसके बाद भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत इस धरती पर कहाँ पे स्थित हैं। अगर आप किसी गांव में जाते हैं, किसी शहर के अंदर जाते हैं, तो फलाना फलाना आदमी का पता पूछते हैं, तो पहले पता करते हैं ना कि वो कौन से मोहल्ले में है, फिर कौन सी गली के अंदर है। तो सेम वे भारत धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर कहाँ पे स्थित है, भौगोलिक स्थिति हम कैसे पता लगाएंगे, उसका भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत का विस्तार कितना है। ऐसा तो है नहीं कि भारत एक बिंदु की तरह काफ़ी लंबा चौड़ा है, फैला हुआ है, तो उसका विस्तार कितना है। विस्तार की बात करेंगे तो अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है दोस्तों। उसके बाद कर्क रेखा जो है भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर देखेंगे भारत का मानक समय क्या है दोस्तों। इन जब बिंदुओं की चर्चा करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे, जो भी पॉइंट्स रहेंगे, वो देन एंड देर हम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है दोस्तों। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है यह एक विश्व का, संपूर्ण विश्व का जो मैप है दोस्तों, ठीक है। अक्षांश को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, लैटिट्यूड भी बोलते हैं। और देशांतर को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं दोस्तों। अगर आपके सामने मैप है और मैप में आप ये ज़रूर ब्लैंक मैप अपने पास रखिए। जब भी ज्योग्राफी की क्लास करते हैं तो ब्लैंक मैप आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि कौन सी रेखा जो है वो आपकी इक्वेटर है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है आपकी इक्वेटर। क्या पढ़ते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर आपने नाम पढ़ा होगा, भूमध्य रेखा भी पढ़ा होगा। इसके बाद आपने कर्क रेखा, मकर रेखा, ये नाम भी सुने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है क्या, क्या है दोस्तों, बेसिकली क्या है, जो अर्थ के एकदम सेंटर से होकर गुजरती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, या इसको 0 डिग्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक लेमन लैंग्वेज में अगर सीधी सी बात करें तो इसको 0 डिग्री भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। और इन्हीं रेखाओं को, ये जो सारी रेखाएं हैं दोस्तों, इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखा क्या होती है, बेसिकली जो पृथ्वी का केंद्र होता है उससे उस रेखा की जो, उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो कोणीय डिस्टेंस, जो कोणीय दूरी होती है, उसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं,
अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों। यह सारी की सारी रेखाएं किसके, भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर स्थित होती हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। जनरली ये इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितनी डिस्टेंस है, परंतु ऐसा कहा जाता, मतलब एक इजी रेफरेंस और लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है दोस्तों, सारी की सारी रेखाएं एक एक डिग्री पर ली है, परंतु कोई बिंदु कहीं पे भी हो सकता है, कोई लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, परंतु नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए पृथ्वी पर कितनी, एक एक डिग्री की दूरी पर दोस्तों क्या ले रखी है हमने, एक एक डिग्री की डिस्टेंस पर जो आपकी अक्षांश रेखाएं या लॉन्गिट्यूड्स जिनको बोलते हैं, लैटिट्यूड्स जिनको बोलते हैं, लेटी हुई लाइनें हैं तो लेटिट्यूड्स हैं, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, तो ले रखी है हमने दोस्तों। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं एकदम क्लियर हो गई आपकी। अगर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कि जो 0 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। वहीं इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे जो होता है उसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती है दोस्तों। देशांतर रेखाएं आपकी क्या होती है, जो इस तरह की लाइन होती है लॉन्गिट्यूड्स, जो पृथ्वी के लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। ये देखिए, ठीक है, देशांतर रेखाएं हैं। इनकी क्या विशेषता होती हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में, और जो जैसे इक्वेटर होती है वैसे ही इनकी जो मेन देशांतर रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। यह वाली जो रेखा है आपकी, इसको ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। यह एकदम ग्रीनविच है दोस्तों। ठीक है, ग्रीनविच रेखा क्या है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम की एक जगह है, तो वहाँ से होके गुजरती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा रखा गया है। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, ये आपकी एकदम इक्वेटर के बीच में ना सबसे ज़्यादा इन दो ग्रीनविच रेखा, दो क्या बोलते हैं, एक तरह से देशांतर रेखाओं के बीच में जो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे। जैसे जैसे ये रेखाएं पोल्स पे जाती है, जैसे जैसे ऐसे ऐसे, तो ये दोस्तों ऐसे ऐसे एकदम पास में होती जाती है। बेसिकली इनकी शेप जो है इस तरह से होती है। ठीक है, तो इक्वेटर पे एकदम इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है सबसे ज़्यादा होती है। पोल्स की तरफ जब जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव की तरफ जब जाते हैं, तो इनके मध्य दूरी जो है वो कम होती जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जो आपकी ग्रीनविच रेखा है उसके इस तरफ वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, पूर्वी। क्या बोला जाता है, पूर्वी। और इस तरफ वाले को क्या बोला जाता है, पश्चिमी। आपने सुना होगा अमेरिका को और इधर के देशों को क्या होता है, पश्चिमी देश कहा जाता है ना। तो ये पूर्वी हो गए, ये पश्चिमी हो गए दोस्तों। तो ये कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि ये एक तरह से ये वाला पोर्शन बनता है, तो ये उत्तरी हो गया पूरा हिस्सा और ये दक्षिणी हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर मैं देखता हूँ कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो भारत की स्थिति कहाँ पे है दोस्तों, तो भारत आपको अभी एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। भारत आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका प्यारा हिंदुस्तान है। ठीक है, तो जब हमने देखा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है अगर हो गई तो ये भारत की लोकेशन कहाँ आ जाएगी, उत्तर के और पूर्व में। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कह सकता हूँ मैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलते हैं, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एकदम लिख दिया है कि अक्षांश क्या है, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और अक्षांश रेखाएं जो है दोस्तों, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम पहले हम बात कर चुके हैं और क्षैतिज रूप से खींची जाती है। क्षैतिज रूप से मतलब लैटिट्यूड से, लेटी हुई लाइन है दोस्तों।
ठीक है, चलिए ये देखिए इसी तरह से सारी लाइनें खींच रखी हैं हमने। आगे बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती है, सारी जगह पे इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस जो होती है हमेशा इक्वल रहती हैं। और एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी के बीच में दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो किलोमीटर के हिसाब से, जनरल के लिए हमने रखा हुआ है 1 डिग्री, परंतु जब किलोमीटर की बात करते हैं तो कितनी है, 111 किलोमीटर दोस्तों रखी हुई है। और प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त होती है। भूमध्य रेखा जो है वो एक महान वृत्त होती है। महान वृत्त और पूर्ण वृत्त में क्या फ़र्क होता है? पूर्ण वृत्त तो दोस्तों क्या होती है, इस तरह से। तो अगर आप पृथ्वी गोलाकार हैं तो गोलाकार है तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन है, तो ये लाइन पीछे से होके घूम के यहाँ लाइन मिलेगी, इस तरह से होगी, तो ये पूर्ण वृत्त तो बनाती हैं। परंतु जब बात करते हैं महान वृत्त की या ग्रेट सर्किल की, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्किल जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किल या महान सर्किल। तो आपकी भूमध्य रेखा ही एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर है? ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। जिस मेरे प्यारे भाई को लिखना है वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज़ दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको PDF भी दे दूंगा। ये उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। हमने देख लिया है लैटिट्यूड्स क्या हैं, तो अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड्स को इमेज से समझना है तो समझ लीजिए, ये क्या होता है दोस्तों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, 3 नाम है, कन्फ्यूज नहीं होना है। भूमध्य रेखा भी है, विषुवत रेखा भी है और इक्वेटर भी इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा होती है। क्या होती है, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ क्या होती है, कर्क होती है। ऊपर की तरफ क्या होती है, कर्क होती है दोस्तों। मकर पानी के अंदर रहता है, नीचे ही रहेगा, तो मकर आप नीचे वाली 23.5 डिग्री मकर याद रखिए। मकर दक्षिण की तरफ होती है, नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, तो मकर ऊपर वाले में कर्क रेखा दोस्तों, याद रखिएगा 23.5 कर्क। अगर हम बात करें कि आपके जलवायु जो पाई जाती हैं, तो विषुवत रेखा के और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जलवायु पाई जाती है दोस्तों, क्या होती है आपकी, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध मतलब ऑलमोस्ट सदैव यहाँ पे क्या रहेगी, गर्मी रहती है, सदैव गर्मी रहती है, ठीक है दोस्तों। आपका जो सूरज है वो 0 डिग्री पर सीधा चमकता है, हमेशा सीधा चमकता है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो आपका क्या है कि दिन और रात हमेशा ही बराबर मिलेंगे आपको भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, आगे जब पढ़ेंगे कि दिन और रात जो है वो कैसे चेंज होते हैं। ये पृथ्वी अपनी क्या है, अक्ष पे 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पे झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो अगर जब पृथ्वी क्या होती है, आपको सबको पता है कि पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। मतलब ये अगर मैं वेस्ट मान लूँ तो पृथ्वी जो है इस डायरेक्शन से घूमेगी, इस डायरेक्शन से घूमेगी दोस्तों। लेट्स से कि आपका यहाँ पे सूरज है, आपका सूर्य भगवान है यहाँ पे, वो स्थिर रहेगा, ठीक है। सूरज जो है हमेशा स्थिर रहेगा। पृथ्वी जो है वो क्या करती है, अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, ठीक है। तो जब ये घूमेगी, ठीक है, जब ये घूमेगी पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी अक्ष पे भी घूमती है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। इसी से क्या होते हैं, आपका दिन रात होता है और इसी से दोस्तों क्या है, आपका साल भी चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो जो सूरज की तरफ होता है उस हिस्से में क्या होता है, जनरली दिन होता है और दूसरे वाले हिस्से में रात होती है। ये आपका दोस्तों इस हिस्से को क्या बोलते हैं, ये होता है क्या, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव व्रत। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 90 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव होता है और उत्तरी ध्रुव होता है। यहाँ पे शीत कटिबंध होता है और ये यहाँ पे क्या होता है, शीतोष्ण, मतलब आधा ठंड आधा गर्मी टाइप से रहता है दोस्तों। चलिए, प्रमुख अक्षांश रेखाएं
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश देख लिया हमने। उसके बाद में 66 हाफ डिग्री आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं इसको। 23 हाफ डिग्री ऊपर वाली जो होती है कौन सी होती है, कर्क रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 नीचे कौन सी होती है, मकर रेखा। फिर आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये प्रमुख अक्षांश हमने इमेज में देख लिए हैं, ज़्यादा डिटेल में देखते नहीं है। देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, मैं वैसे ही समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि ऐसे वाली जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बीच में कौन सी होती है, ग्रीनविच। तो ये आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को निर्दिष्ट करती हैं और ये दोस्तों जनरली ध्रुवों से ध्रुवों की तरफ जोड़ती हैं, तो नॉर्थ साउथ की तरफ चलती हैं। और अक्षांश रेखाएं जो होती है वो क्या चलती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। देशांतर को प्रधान यामोत्तर के सापेक्ष, या जिसको हम, ये काफ़ी एकदम खतरनाक हिंदी वाला वर्ड हो गया है, तो आप समझिए ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच जो लाइन है उस लाइन से अभिव्यक्त किया जाता है, उसको 0 डिग्री लेके चलते हैं, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों उत्तरी ध्रुव, इसको देख के आप समझ जाएंगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे ये इधर की तरफ जाते हैं तो ये इनके बीच में दूरी जो है वो कम होती जाती है। अब चलते हैं, बात करते हैं, ये हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ लिया, तो भारत का सामान्य परिचय क्या है। भारत का सामान्य परिचय क्या है दोस्तों, भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति अगर आप देखते हैं तो भारत की आकृति जो है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये इस तरह से आपको पता होगा कि लगभग, मेरी मैप इतना अच्छा नहीं है, लगभग भारत की आकृति जो है वो एक चतुष्कोणीय आकृति है। कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं और दोस्तों क्या है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से, 8 राज्यों से होकर, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होता है, ये पहले मैं देख चुका हूँ कि ये वाला जो हिस्सा हमने डिस्कस किया था इस फोटो के अंदर, ये कौन सा होता है दोस्तों, ये आपका उष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। परंतु कर्क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है और 66 डिग्री वर्ग जो होता है वहाँ तक के हिस्सों को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सामान्यतः थ्रू आउट द ईयर जो है एक तरह का ही मौसम मिलता है। ठीक है, परंतु आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ठंड मिलती है और एकदम एक्सट्रीम ऊपर अगर कश्मीर की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा ठंडा ही मिलता है दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कितना है, 2.4%। विश्व का 2.4% हमारे पास है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है। कौन सा, भारत का 7वां स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। रूस कनाडा, ठीक है, चीन, अब अमेरिका, ब्राज़ील, आया ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका याद हो गया। भारत का आकार जापान के आकार से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना और संपूर्ण विश्व का 1/46वां भाग है। और याद रखने वाली बात है कि 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती हैं। चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है, तो इस लाइन को अब काट दीजिए। अब भारत का जो है पहला स्थान है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया दोस्तों। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से अब पहला स्थान है। ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो है वो भौगोलिक स्थिति क्या है। हमने देख ली है भारत की चतुष्कोणीय स्थिति है वगैरह, हमने सारा देख लिया है। अब भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच में और ये वाले पॉइंट से लेके जो ये वाला पॉइंट है, ये वाली जो है इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति। पहले ही मैं बता चुका हूँ भारत कौन सा, उत्तरी
पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ये वाली कंडीशन की, तो इसमें क्या है, भारत की विस्तार क्या है, इस अगर विस्तार को लिया जाए तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप याद रखिए 84 से लेके 37.6 याद रखिए, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का जो है क्या है, अक्षांशीय विस्तार। इसके आगे पहले ही बात की है कि हमने उत्तरी गोलार्ध में है, तो क्या आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश। याद रखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत की मुख्य भूमि जो मेनलैंड है दोस्तों उसका विस्तार है। याद रखिए उसका विस्तार है। ठीक है, मतलब मेनलैंड क्या है कि यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी का कौन सा हिस्सा है, कैप कैमरीन, ये कैप कैमरीन है। और ये वाला दोस्तों क्या है, कश्मीर का इंदिरा कॉल पॉइंट है, इंदिरा कॉल पॉइंट। तो ये आपका मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो आपका इतना विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ कि आपके पास में यहाँ पे भारत का ये हिस्सा क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार। तो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट नीचे भी दिखाई नहीं दे रहा मैप में, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार का दोस्तों सबसे दक्षिणतम हिस्सा जो है उसका नाम क्या है, उसी का नाम क्या रखा गया है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो ग्रेट निकोबार का सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, परंतु अगर मैनलैंड की बात करें तो क्या है, कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन। तो अब इस पॉइंट से दोस्तों अगर भारत का विस्तार कोई पूछ ले तो इस पॉइंट से क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 वाला तो फिक्स है, ऊपर वाला फिक्स है। ठीक है, तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार जो है आपका भारत का हो गया है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम देशांतरीय विस्तार की। ये वाला विस्तार भी कुछ होगा। ठीक है, तो ये वाला विस्तार कितना है, इसके लिए याद रखिए दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, कौन सा है, पूर्वी, याद रखना है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये भी आपको याद रख लेना है, पूर्वी देशांतर। क्लियर है। अब इनके नाम क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका नाम क्या है, तो ये गुजरात का एक गांव है, उसका नाम क्या है दोस्तों, गुहर मोती। क्या है, गुहर मोती, गुहर मोती एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, गुहर मोती। और जो आपका भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु है उसको क्या बोल सकते हैं हम, किबिथू। क्या है, किबिथू, अरुणाचल प्रदेश का किबिथू। हाल ही में सुर्खियों में था क्योंकि यहाँ पे अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किबिथू से लॉन्च किया था। ये हो गया है। अभी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नोट्स भी अगर चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट और 6 डिग्री द्वीप सहित के साथ जो बात की थी हमने, 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों के मध्य से गुजरती हैं। कर्क रेखा जो है भारत के अंदर 8 राज्यों के मध्य से गुजरती हैं दोस्तों। अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये वाली डॉटेड लाइन जो है ये आपकी कर्क रेखा है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी 8 राज्य हैं, शुरू करते हैं गुजरात से। गुजरात से एंटर होती हैं, राजस्थान में घुसती हैं, फिर एमपी के अंदर आती हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर आती हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये याद रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। कितने राज्य हैं, 8 राज्य। ट्रिक क्या है इसकी, गमछा झार मित्र पर। क्लियर है, गमछा झार मित्र पर। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड,
6 छत्तीसगढ़, झारखंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ लिया है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, देशांतरीय जो विस्तार है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, यह बेसिकली क्या है, आपके समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, समय का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए आपको मानक समय रेखा की भी ज़रूरत होती है। मानक समय रेखा के क्या कंसेप्ट है भाई, ये क्या कंसेप्ट आ गया नया। तो मानक समय रेखा क्या होती है दोस्तों, जो हमने पढ़ा था कि जो ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं, आपकी ग्रीनविच रेखा है उसी को मानक समय बोलते हैं, 0 डिग्री है। ठीक है, उसी को मानक समय लिया जाता है। उसके इस तरफ आते हैं हम, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका प्लस आता है। इंडिया का मानक समय क्या है, 5:30 प्लस है ना, 5:30 है मानक समय, क्या है 5:30 प्लस है। और इसके इस तरफ जो होता है माइनस होता है मानक समय। ठीक है, चलिए तो ये किस लिए है, ये है देखिए, अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं तो भारत में उसी समय कितने बजेंगे, अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने मानक समय कब लिया, मानक समय कहाँ से लिए रखा है, तो भारत ने मानक समय जो है 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो है आपका देशांतर रेखा उससे ले रखा है। वो देशांतर रेखा आपके इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती हैं। 5:30 मिनट्स पहले हैं। अब ये कंसेप्ट क्या आया, क्यों आया, इसके बारे में भी अगर आपको जानना है दोस्तों, तो होता क्या है कि 1884 से पहले 1884 से पहले कोई भी एक फिक्स समय नहीं था, कोई भी मानक नहीं थी, सब अपना अपना समय चला रहे थे। तो 1884 के अंदर एक कांग्रेस सम्मेलन होता है। यूएसए के प्रेसिडेंट जो होते हैं चेस्टर आर्थर जो होते हैं एक सम्मेलन बुलाते हैं, वैश्विक सम्मेलन टाइप से, और उसी के अंदर डिसाइड किया जाता है कि जो ये ग्रीनविच रेखा आज के टाइम में है, उस टाइम ये रेखा किसी भी मेजर कंट्री से होकर नहीं गुजरती हैं, कोई भी बड़ा कंट्री वहाँ पे है नहीं, तो इसी रेखा को बेसिकली प्रशांत महासागर से ही गुजरती है। तो इसी रेखा को जो है वो आपका क्या लिया जाएगा, मानक समय लिया जाएगा, और उसके बाद में डिसाइड किया गया दोस्तों। उसके बाद में हमने 82.5 ही क्यों लिया, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा विस्तार तो 68 से लेकर 97 तक है, हम कहीं भी ले सकते थे। तो इस जो सम्मेलन हुआ था इसमें निर्धारित किया गया कि आपको जो है समय जो है 7.5 के मल्टीपल में ही लेना है। खतरनाक बारिश हो रही है भाई लोगों, बहुत तकड़ी बिजली कड़क रही थी अभी। तो आपको जो है 7.5 के मल्टीपल में ही निर्धारित करना है। 7.5 का मतलब क्या होता है, 30 मिनट के, उसमें 30 मिनट के मल्टीपल में ही निर्धारित करना है। तो इसीलिए हमने निर्धारित किया 82.5। क्लियर है। चलिए, भारत की मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है, परंतु मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखने वाली बात यह है कि ये दो एक ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ से आपकी कर्क रेखा भी गुजरती है। तो आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है दोस्तों। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर काटती हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर दोनों एक दूसरे को काटती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ऑलमोस्ट अगर आपसे कोई सही पूछे तो 1 घंटा 56 मिनट का अंतराल मिलता है। 1 घंटा 56 मिनट का अंतराल मिलता है दोस्तों, क्योंकि आपका जो 68.7 से लेके 97.25 ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 29 का बैठता है। तो 1 डिग्री जो होता है इसका वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो 29 को आप मल्टीपल कर लेना, 116 आता है, तो 1 घंटा 56 मिनट होता है। ठीक है, अब इस मैप को याद कीजिए। इस मैप के बारे में हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस मैप को आप एक बार देख लीजिए, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक बाय बाय,
गुड नाइट, टेक केयर।